लोकतंत्र की परिभाषा होती है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। भारत ने अंग्रेजों से मिली आजादी के फौरन बाद ही इस भावना को अपना लिया था, लेकिन अंग्रेज जाते जाते इस भावना में बहुत बड़ी मिलावट करके गए थे। कोई देश लोकतंत्र और आजादी के महत्व को तब समझता है जब उस देश के लोगों को उस देश का असली इतिहास पढ़ाया जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने और उसके बाद आजाद भारत में आई अलग अलग सरकारों ने ऐसा कभी होने ही नहीं दिया। इन सरकारों ने मिलावटी इतिहास के इर्द गिर्द एक नया इकोसिस्टम तैयार किया, जो था अंग्रेजों का, अंग्रेजों द्वारा और अंग्रेजों के लिए लिखा गया इतिहास। आजादी के बाद स्कूलों और कॉलेजों में भारत का जो इतिहास हमें पढ़ाया गया वो अंग्रेजों द्वारा लिखा गया था। इसे अंग्रेजी बोलने वाले ही पढ़ाते थे, अंग्रेजी बोलने वाले ही समझ पाते थे यानी पढ़ते थे। इस इतिहास में अकबर द ग्रेट के लिए तो जगह थी, लेकिन अशोका द ग्रेट के लिए जगह नहीं थी। इस इतिहास में सर सैयद अली खान को एक समाज सुधारक की तरह पेश किया गया, लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे देशभक्तों की कहानी गायब कर दी गई, आपसे छिपा ली गई। लेकिन आज जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया, वैसे ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह की चर्चा पूरे देश में होने लगी। लोग ढूंढने लगे कि ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह आखिर हैं कौन। इनके बारे में ना तो पढ़ा ना ही हमने सुना, लेकिन आज अचानक वो ट्रेंड करने लगे, सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड करने लगे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह ना सिर्फ जीवन भर भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए लड़े, बल्कि वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने वर्ष 1915 में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया था, और इसका नाम था हुकूमत मुख्तार ए हिंद, यानी आजाद भारत की आजाद सरकार। अब सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आपको शायद उनके बारे में पता ही नहीं, आपने पढ़ा भी नहीं होगा। जबकि जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने पहली बार वर्ष 1929 में पूर्ण आजादी की मांग की थी। सोचिए 1929 में पहली बार पूर्ण आजादी की मांग रखी जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन 1915 में ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने निर्वासित सरकार बना ली थी भारत की, काबुल से बैठकर। इससे पहले कांग्रेस इस बात के लिए भी तैयार थी कि अंग्रेज भारत को इस शर्त के साथ आजाद कर दें कि भारत और भारत के लोग जीवन भर ब्रिटेन की महारानी को अपनी महारानी मानते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी उस जमाने की इसके लिए भी तैयार थी कि हम महारानी के अधीन ही रहेंगे। यानी अगर इन नेताओं की उस समय चलती तो भारत आजाद तो हो जाता, लेकिन भारत के लिए सारे फैसले आज भी ब्रिटेन में बैठे अंग्रेज ही ले रहे होते, और वहीं की महारानी के नाम पर वहीं का ठप्पा लगकर यह फैसले भारत में आते। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने इन नेताओं की पूर्ण स्वराज की मांग से 14 वर्ष पहले ही भारत को एक आजाद देश घोषित कर दिया था, और काबुल में अपने नेतृत्व में एक निर्वासित सरकार का गठन भी कर दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया और कहा कि यह देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद भारत के ऐसे राष्ट्र नायकों और राष्ट्र नायिकाओं को भुला दिया गया। भारत का हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे राष्ट्र भक्तों से भरा है जिन्होंने समय समय पर भारत को अपने तप और त्याग से दिशा दी है। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को
21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1886 को अलीगढ़ के मुरसान राजघराने में हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें हाथरस के राजा हर नारायण सिंह ने गोद ले लिया था और उन्हें फिर अपना वारिस घोषित कर दिया था। वर्ष 1914 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जब सिर्फ 28 वर्ष के थे, तब वो भारत से बाहर चले गए थे और वो चाहते थे कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ दुनिया के अलग अलग देशों का समर्थन हासिल करें। और इसके अगले ही वर्ष यानी 1915 में वो स्विट्जरलैंड, जर्मनी, वियना और टर्की से भारत की आजादी का समर्थन हासिल करके काबुल पहुंचे और वहां उन्होंने भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन किया। उन्होंने इसके लिए